तो अगर हम बात करें इंडियन लैंग्वेजेस की, तो हमारे इंडिया में बहुत ढेर सारे टाइप की लैंग्वेजेस हैं। तो उनको हम देखना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। अब अगर आप आर्ट एंड कल्चर की बुक उठाओगे तो इस चैप्टर को पढ़ने में कम से कम आपको 1-2 घंटे का टाइम लग जाएगा। तो इसकी जिस्ट बना देता हूँ मैं, आधे घंटे में आपको समझ में आएगा। पहले हम देख लेंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि छोटे रूप में इस चैप्टर में है क्या क्या, और उसके बाद थोड़ा सा हम डिटेल्ड में देखेंगे इंडियन लैंग्वेज के बारे में। तो लैंग्वेज में दो हिस्से कर लेते हैं इसके। लैंग्वेज का एक यूज़ क्या है, पढ़ना और लिखना। जब आप लैंग्वेज पहले सीखते हो, फिर उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके चीज़ों को पढ़ते हो और लिखते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं पढ़ने पे। तो पढ़ने में बात ये हुई कि भाई इंडिया में लैंग्वेजेस तो बहुत ढेर सारी हैं, तो उनका कुछ सेंस बनाया जाए। तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए हमने ये सोचा कि पहले इनको क्लासीफाई कर लेते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, तो समझ में आएगा, दिखने लगेगा, अच्छा हाँ ये इस तरह की लैंग्वेज एक ग्रुप में, इस तरह की लैंग्वेज दूसरे ग्रुप में। तो इस तरह से हमने इंडियन लैंग्वेजेस को 5 ग्रुप में बांटा। अच्छा, अब ये 5 ग्रुप कौन से हैं, इंडो आर्यन, द्रविडियन, सीनो तिब्बतन, ऑस्ट्रिक एंड अदर्स। अब समझते हैं, थोड़ा सा इसको क्लासीफाई करते हैं कैसे। देखिए 99% जो पॉपुलेशन है वो हमारी कौन सी भाषाओं को यूज़ करती है, नॉर्थ एंड साउथ में रहने वाली 99% पॉपुलेशन जो है, तो नॉर्थ इंडिया में इंडो आर्यन लैंग्वेजेस का यूज़ होता है, साउथ इंडिया में द्रविडियन लैंग्वेजेस का यूज़ होता है। और जो 1% पॉपुलेशन बची रह गई है वो बहुत ढेर सारी लैंग्वेजेस को बोलती है, जिसको याद रखने का क्या तरीका है, क्योंकि 1% पॉपुलेशन बोल रही है मतलब वो लोग कम है। कम लोग कहाँ पे रहते हैं, पहाड़ों पे। तो पहाड़ पे और पहाड़ के नीचे, तो पहाड़ों पे किस भाषा का यूज़ करते हैं, साइनो तिब्बतन लैंग्वेज का। और पहाड़ के नीचे अगर आप हिमालयाज़ के नीचे देखोगे तो बिहार है और उसके साथ झारखंड लगा हुआ है नीचे। तो बिहार झारखंड में ऑस्ट्रिक लैंग्वेजेस का यूज़ होता है और इसके साथ कुछ दूसरी भाषाएं भी हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं हमारी, इनका अगर हम डेवलपमेंट देखें एंशियंट टाइम, मेडिवल टाइम, मॉडर्न टाइम में, तो हमको क्या दिखेगा कि एंशियंट टाइम पे देखिए लैंग्वेजेस हमेशा से एसोसिएटेड रही हैं रिलीजन के साथ। तो एंशियंट टाइम पे हिंदुज़म था सबसे पहला रिलीजन इंडिया में, तो हिंदुज़म से एसोसिएटेड लैंग्वेज है संस्कृत। फिर हिंदुज़म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें क्या कहते हैं ऑपरेशन ज़्यादा बढ़ गया, तो इसलिए क्या हुआ, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, ये एक तरह से हिंदुज़म के ऑपोजिशन में ये दो रिलीजन्स आए। इनकी लैंग्वेज क्या थी, बुद्धिज़्म ने बुद्धि पाली, बुद्ध ने बुद्धि पाली, तो बुद्धिज़्म की लैंग्वेज है पाली, जैनिज़्म की लैंग्वेज है प्राकृत, और संस्कृत पहले से ही चली आ रही थी। अच्छा, अब इस लैंग्वेज के बाद मेडिवल पीरियड में क्या आया, अपभ्रंशा। अपभ्रंशा लैंग्वेज क्या थी, ये वो लैंग्वेजेस थी जो कि ट्रांजिशन वाली लैंग्वेज कहलाई। और फिर मॉडर्न लैंग्वेज जिन्हें हम अभी यूज़ करते हैं, मॉडर्न लैंग्वेज में जैसे हमारी 22 क्लासिकल लैंग्वेजेस, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस या ऑफिशियल लैंग्वेजेस, प्लस हमारी 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस जो हैं, ये सारी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं। तो ये जो एंशियंट से मॉडर्न लैंग्वेजेस हमारी बनी, तो जो बीच में ट्रांजिशन वाली लैंग्वेज थी उन्हें अपभ्रंशा कहा जाता है मेडिवल पीरियड में। एनीवे, इसके बाद आती है द्रविडियन लैंग्वेजेस की बात। द्रविडियन से पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है सदर्न लैंग्वेजेस। सदर्न लैंग्वेजेस में बेसिकली क्या है, वही हैं आपकी 4 स्टेट में, कौन सी, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। तो केरला में यूज़ की जाती है मलयालम, तमिलनाडु में यूज़ की जाती है नाम में ही तमिल, आंध्र प्रदेश में यूज़ की जाती है तेलुगु, और कर्नाटका में यूज़ की जाती है कन्नड़। तो ये 4 लैंग्वेजेस हो गई आपकी। ठीक है, यही मेन है। अच्छा, इसके अलावा अगर बोला जाए तो द्रविडियन लैंग्वेज सिर्फ साउथ में न रह के उसके कुछ कुछ भाषाएं जो हैं द्रविडियन ग्रुप की, वो नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट में भी बोली जाती है। नॉर्थ में कौन सी बोली जाती है, नॉर्थ में याद रखने के लिए निमोनिक है बमक, अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा आपको बाद में। और सेंट्रल में तेलुगु प्लस 10 दूसरी ट्राइबल लैंग्वेजेस। अब एक बात देखिए, तेलुगु मैंने आपको सदर्न में इसलिए बताई क्योंकि याद रखना आसान है। ठीक है, आप माइंड में एक नोट बना लेना कि है ये सेंट्रल, लेकिन बोलते समय आप सदर्न बोलोगे तो याद रहेगा आसानी से। तो इस तरह से आपने देख लिया कि इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं उनको 5 कौन कौन से ग्रुप में बांटा गया है। तो ये 5 ग्रुप मैंने बता दिया, इंडो आर्यन, द्रविडियन, साइनो तिब्बतन, ऑस्ट्रिक और अदर्स, ये 5 ग्रुप हो गए। अभी भी ये बात थी यार कि आपने ग्रुप में डिवाइड तो कर लिया इंडिया की सारी लैंग्वेजेस को इन 5 ग्रुप में, लेकिन अभी भी इतनी ढेर सारी भाषाएं हैं ना, तो क्या किया जाए, इतनी सारी भाषाओं की गवर्नमेंट एक साथ तो करना तो चाहिए प्रिजर्व इतनी भाषाओं को, लेकिन कर पाएगी तो पता नहीं है उस बारे में। तो इसलिए क्या है, इसलिए ये किया गया कि इतनी ढेर सारी भाषाओं में से चुन लिया गया 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को, जिन्हें कि 8वें शेड्यूल में लिखा गया, और 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस चुन ली गई। और एक चीज़ ध्यान रहे, हमारे देश की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल हैं, क्लासिकल लैंग्वेज हैं, लेकिन नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है। तो ये जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इनको हमने रखा है 8वें शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, अच्छा, तो एक क्वेश्चन फिर ये उठता है कि ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं कौन कौन सी।
तो इसके लिए निमोनिक है। 22 में से 1 गया 21, मतलब ये मैं अभी आपको निमोनिक इसका बताऊंगा। वैसे आप याद रख लो, 22 में से 1 गया 21, 21 में 50 जोड़ा 71, 71 और 21 को जोड़ा 92। तो ये 3 अमेंडमेंट जो थे, इनसे 8 भाषाएं जुड़ी थी। और ऑफिशियल से याद हो जाएगा ऑफिसर काका, हमारे काका उस गुप्त कमरे में उड़ते हैं। इससे आपको बची हुई 14 लैंग्वेजेस याद हो जाएंगी। अच्छा, अब इन ऑफिशियल लैंग्वेजेस का यूज़ क्या है? यूज़ ये है भैया कि सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको कोई भाषा तो चाहिए आपस में काम करने को। तो उन्होंने क्या किया, इन 22 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज हिंदी को उठा लिया, देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी को उठा लिया और बोला हम एक इंग्लिश इंडिपेंडेंट लैंग्वेज चुन लेते हैं, इट विल एक्ट एज थर्ड लैंग्वेज, लिंगुआ फ्रांका का काम करेगी वो। मतलब इंडिया में 29 स्टेट हैं, 29 स्टेट में अलग अलग भाषाएं हैं, तो वो आपस में स्टेट कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी, तो इंग्लिश चूज़ कर ली गई इसलिए लिंगुआ फ्रैंका के रूप में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 भाषाएं ले ली। स्टेट गवर्नमेंट को भी बोल दिया गया कि भाई आपको भी जो अपना काम करना है, आप अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चुन सकते हो। कहाँ से चुनोगे? आप चाहो तो ये जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हमने चुन के रखी है, इनमें से कोई लैंग्वेज ले लो, या फिर आप इंडिपेंडेंटली कुछ और चुनना चाहो तो वो भी चुन सकते हो। फिर बात ये हुई कि भैया अब आपने 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस तो चुन ली हैं, क्वेश्चन ये है कि इन लैंग्वेजेस का प्रचार प्रसार, इन लैंग्वेजेस का प्रिजर्वेशन करोगे कैसे आप? तो उसके लिए ये बोला गया, देखो भैया, आप एक लैंग्वेज को तभी तक जीवित रख सकते हो जब तक लोग उस लैंग्वेज का यूज़ करें। और लोग उस लैंग्वेज का कब यूज़ करेंगे? जब उस लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। तो इसलिए इन 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस में नॉलेज को डिसेमिनेट करने के लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि हम एक NTM बना देते हैं, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन। ये क्या करेगा, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन के, मतलब हायर स्टडीज़ के, उनको वो इन 22 लैंग्वेजेस में क्या कहते हैं ट्रांसलेट कर देगा, जिससे लोग उसमें पढ़ें इसको, तो प्रचार प्रसार होगा इसका। तो ये हो गई 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके बाद नेक्स्ट आता है 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस। क्लासिकल लैंग्वेजेस जो 6 हैं उसमें तो बहुत ही कॉमन है। 4 तो आपकी क्या हो गई, साउथ इंडिया की हो गई, ठीक है, साउथ इंडिया की भाई केरला की मलयालम, तमिलनाडु की तमिल, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, कर्नाटका की कन्नड़। और जो 2 लैंग्वेजेस बची वो नॉर्थ और सेंट्रल से। नॉर्थ है तो ऑब्वियसली सबसे पुरानी लैंग्वेज संस्कृत को तो बोलोगे ही, सेंट्रल इंडिया में उड़िया है। तो ये 6 लैंग्वेजेस हो गई आपकी। ये हुआ पढ़ना आपका। दूसरा लैंग्वेज का काम है लिखना। तो लैंग्वेज बोलते हो एक आप, और एक लैंग्वेज को लिखते भी तो हो, तो लिखते जिसमें हो उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट्स। तो एंशिएंट इंडिया की कुछ स्क्रिप्ट्स भी हैं, वो हमको देखनी है। तो ये मैंने आपको बता दिया 7 मिनट में छोटा सा कि हमारा इसमें लैंग्वेजेस में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं इसमें, ठीक है। तो अब थोड़ा देखते हैं इस चीज़ को डिटेल में, ठीक है, इंडियन लैंग्वेजेस को। तो जैसे मैंने बताया कि लैंग्वेज का यूज़ क्या है, पढ़ना और लिखना। बट हमारी कंट्री में भाषाएं इतनी हैं कि समझ में ही नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल आप उनको क्या करो, क्लासीफाई करो, ऑर्गेनाइज करो। तो हमने 5 ग्रुप में हमारी देश की जितनी भी भाषाएं हैं उनको बांट लिया, जैसे मैंने बताया था। इंडो आर्यन ग्रुप 75%, द्रविडियन ग्रुप 24%, साइनो तिब्बतन, इन ऑस्ट्रिक और अदर्स, ये तीनों मिलके 1% कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। तो इसका निमोनिक यही हो गया कि मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है, 99% पॉपुलेशन आपकी किस में बात करती है, इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस और द्रविडियन लैंग्वेजेस में। उसमें भी इंडो आर्यन में 75% लोग बात करते हैं और 24% लोग द्रविडियन में। अब इनको जोड़ोगे तो 99 आएगा। तो ये जो 1% बचा, ये हो गई माइनर लैंग्वेजेस। अब 1% के कम लोग हैं, तो कम लोग कहाँ पे रहते हैं, पहाड़ों पे। तो पहाड़ पे और पहाड़ के नीचे, पहाड़ पे कौन सी भाषा होगी, साइनो तिब्बतन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। और पहाड़ के नीचे हो जाएगी, जैसे पहाड़ के नीचे, हिमालय के नीचे का स्टेट है बिहार और झारखंड, तो वहाँ पे यूज़ होती है ऑस्ट्रिक लैंग्वेजेस और दूसरी भाषाएं, ठीक है। अब एक एक को यहाँ से शुरू होता है एक्सप्लोर करना। तो पहले हम देख लेते हैं इंडो आर्यन लैंग्वेजेस को, ओके। तो देखिए, तो पहले हम फोकस करते हैं किस पे, इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस के ऊपर। तो इसमें अगर आप देखो, इंडो आर्यन, आर्यन आ रहा है नाम में, मतलब इस ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस में, मतलब इंडो आर्यन के अंडर जितनी भी भाषाएं आती हैं उनको कौन लेके आए थे, उनको आर्यंस लेके आए थे। मतलब ये लैंग्वेज जो है ये अपने आप में किसी दूसरी लैंग्वेज को बिलोंग करती है। तो इंडो आर्यन की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो बिलोंग करती हैं इंडो यूरोपियन फैमिली से, ठीक है। एनीवे, तो ये चीज़ हुई। अब जैसा मैंने बताया 75% लोग जो इंडिया में रहते हैं वो इंडो आर्यन ग्रुप के अंदर जो भाषाएं आती हैं उसमें बातचीत करते हैं। अब इंडो आर्यन ग्रुप को हम समझते हैं, तो इसको हम कैसे समझेंगे, एंशिएंट टाइम, मेडिवल टाइम, मॉडर्न टाइम। अब एंशिएंट टाइम की आप बात कर लो, तो एंशिएंट टाइम पे कौन सा था, भाषाएं, आप हमेशा एक चीज़ याद रखो, वो रिलीजन से रिलेटेड है, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम पर क्या था, हिंदुइज़्म था। तो हिंदुइज़्म था तो उस वक्त कौन सी भाषा बोली जाती थी, संस्कृत बोली जाती थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हिंदुइज़्म ऑपरेसिव बन गया,
तो उसके ऑपोजिशन में दो रिलीजन निकले, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, जिसमें प्राकृत पाली और प्राकृत का यूज़ किया गया और संस्कृत कंटिन्यू रही। फिर मेडिवल टाइम में अपभ्रंशा का यूज़ किया गया, जो कि एक ट्रांजिशनल लैंग्वेज थी, और मॉडर्न तो अभी हम देखते ही हैं, ये बंगाली, असमी, उड़िया, ये सब। तो एक एक करके एनालाइज करते हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं एंशियंट टाइम पे हिंदुइज्म में जब था तो संस्कृत भाषा का यूज़ किया जाता था। संस्कृत की क्या खासियत है? संस्कृत को बोला जाता है इट इज़ द मदर ऑफ मैनी इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, कई भाषाएं जो हैं हमारी संस्कृत से ही निकली हुई हैं। ठीक है, और संस्कृत को जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसमें भी संस्कृत को दर्जा दिया गया है, और सिर्फ उसी में नहीं बल्कि जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसमें भी। तो इसी से आप इम्पोर्टेंट समझ सकते हो संस्कृत का, कि संस्कृत ना ही सिर्फ 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का हिस्सा है, बट उसके साथ ही साथ जो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं हमारी, उसका भी हिस्सा है संस्कृत। क्वेश्चन ये है, संस्कृत बनी कैसे? बनी कैसे मतलब यही है, किसी भी लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या होता है कि उसकी ग्रामर क्या है। तो संस्कृत की ग्रामर के रचयिता थे पनिनी। पनिनी ने लिखी एक बुक जिसका नाम है अष्टाध्यायी। उस बुक में उन्होंने लिखे कि संस्कृत के ग्रामर के रूल क्या होंगे, तो उनका बहुत बड़ा रोल है। एनीवे, तो ये संस्कृत हुई। संस्कृत के बाद जैसा मैंने बताया हिंदुइज्म ऑपरेसिव हुआ तो बुद्धिज़्म, जैनिज्म आया। बुद्धिज़्म बुद्ध ने बुद्धि पाली, तो यानी बुद्धिज़्म पाली का यूज़ करते हैं, जैनिज्म प्राकृत का यूज़ करते हैं, और संस्कृत तो चली ही आ रही है। देखो, ब्रॉडर टर्म प्राकृत है, प्राकृत के ही अंदर पाली आ जाती है, लेकिन मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। एनीवे, तो अब प्राकृत को एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। देखो, प्राकृत अपने आप में कोई एक भाषा नहीं है। जैसे इंडो आर्यन ये कोई लैंग्वेज थोड़ी है, ये ग्रुप ऑफ लैंग्वेज है ना, उसी तरह प्राकृत भी। प्राकृत एक ग्रुप ऑफ लैंग्वेज है, ये एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर बहुत ढेर सारी इंडो आर्यन लैंग्वेजेस आती हैं। अब देखते हैं कैसे। तो निमोनिक याद रख लो कि प्रकृति यानी हमारा एनवायरनमेंट। तो प्रकृति जेम्स बरसाने की बजाय, जेम्स यानी चॉकलेट, जेम्स बरसाने के बजाय पेम्स बरसा रही है। ठीक है, पेम्स, PEMS। तो इससे देखते हैं। अब इससे पी से क्या याद आ जाएगा? पाली, पैशाची। ई से ईलू, एम से मगधी प्राकृत, अर्ध मगधी या फिर महाराष्ट्री प्राकृत, एस से शौरसेनी। तो अब इन लैंग्वेजेस को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। जो पाली हुई वो बुद्धिज़्म, बुद्ध ने बुद्धि पाली। पैशाची, नाम से ही समझ में आ रहा है पिशाच, तो भूत भाषा है ये। ईलू कौन करते हैं? श्रीलंका के लोग ईलू करते हैं, सिन्हाला लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। देन उसके बाद क्या आ गई? मगधी प्राकृत, अर्ध मगधी। तो बुद्ध और महावीर दोनों इसी भाषा में बात करते थे। बुद्ध आपके बुद्धिज़्म वाले और महावीर आपके जैनिज़्म वाले। देन महाराष्ट्री प्राकृत, सतवाहना डायनेस्टी महाराष्ट्र वाले रीजन में थी तो वो इसका इस्तेमाल करती थी। शौरसेनी, इसे जैन मॉन्क्स इस्तेमाल करते थे। तो पाली बुद्धिज़्म की, शौरसेनी जैन मॉन्क्स की, और ये जो मगधी है इसको बुद्ध और महावीर, बुद्धिज़्म जैनिज़्म दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। एनीवे, ये हुई। इसके बाद अगली भाषा आती है मेडिवल इंडिया में जब आप जाते हो तो अपभ्रंश। अपभ्रंश में क्या है? इसमें आती है ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस अदर देन। अब संस्कृत और पाली और प्राकृत, ये जो एंशियंट भाषाएं थी, इनको आप छोड़ दो, तो बीच में ये जो ट्रांजिएंट फेज़ आया ना, एंशियंट से अभी जो मॉडर्न लैंग्वेज हिंदी, बंगाली, ये सब हम बोल रहे हैं, तो उसमें जो ट्रांजिशनल लैंग्वेजेस थी वो थी ये। ठीक है, मेडिवल से मॉडर्न इंडिया के बीच में। फिर आती हैं मॉडर्न लैंग्वेजेस आपकी 1000 AD के बाद। तो ये अभी वही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में जो अभी आप भाषाएं बोल रहे हो ये वही है। ईस्ट में जैसे बंगाली, असमी, उड़िया, वेस्ट में गुजराती, मराठी, राजस्थानी, नॉर्थ में हिंदी, उर्दू, पंजाबी। साउथ को इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इंडो आर्यन नॉर्थ ग्रुप ऑफ लैंग्वेज है। ओके, समझ गए? तो ये हो गया आपका। मेडिवल और मॉडर्न जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है, एंशियंट ही जानने की ज़रूरत थी यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगली चीज़ किस पे? द्रविडियन लैंग्वेज पे। ओके, सो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ टू बी डिस्कस्ड इज़ द्रविडियन लैंग्वेज। तो द्रविडियन लैंग्वेज वैसे तो मेनली साउथ इंडिया में बोली जाती हैं, पर इनका कुछ हिस्सा जो है नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट में भी बोला जाता है। कुल मिला के 21 भाषाएँ हैं और उन्हें हम इन 3 ग्रुप में बांट सकते हैं, सदर्न ग्रुप और फिर उसके अलावा नॉर्थन और सेंट्रल ग्रुप। सदर्न ग्रुप में 7 भाषाएं हैं, सेंट्रल ग्रुप में 11 और नॉर्दर्न में 3, लेकिन तो टोटल 21 हो गई द्रविडियन लैंग्वेज। अब इसमें सदर्न ग्रुप में देख लेते हैं। सदर्न ग्रुप में बेसिकली केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, मलयालम, तमिल, कन्नड़। याद रखने के लिए आप यहीं पे तेलुगु भी याद रख सकते हो, जिससे आपके 4 स्टेट कवर हो जाएँ, लेकिन टेक्निकली बोला जाए तो तेलुगु सेंट्रल ग्रुप को बिलोंग करती है। एनीवे, तो ये हो गई आपकी भाषाएँ। इसके अलावा क्या हैं? 4 और भाषाएँ हैं, उनको अगर याद करोगे तो टी के नाम से याद कर सकते हो। टी से याद हो जाएगा तुलु तोड़ा, और के से कोटा कोदागु। ये 4 और हैं जो आपकी सदर्न द्रविडियन में आती हैं। ठीक है, मलयालम की बात करोगे आपकी, तो ये जितनी भी द्रविडियन लैंग्वेज है ना, उन सब में सबसे यंगेस्ट, मतलब सबसे नई भाषा है मलयालम, और सबसे छोटी है। और तमिलनाडु की तमिल भाषा की अगर आप बात करोगे तो ये सबसे पुरानी है, ओल्डेस्ट है और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है।
मतलब संस्कृत से बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है तमिल लैंग्वेज आपकी, और इसका लिटरेचर भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, संगम लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। तो ये हुआ सदर्न। तो अब सदर्न ग्रुप देखने के बाद कुछ कुछ आपकी नॉर्दर्न ग्रुप और सेंट्रल ग्रुप में भी बिलोंग करती हैं आपकी द्रविडियन लैंग्वेज। तो पहले नॉर्दर्न ग्रुप को देख लेते हैं। इसमें 3 आती हैं। निमोनिक क्या है? बमक। बमक में ब से याद हो जाएगा आपको ब्रहुई, म से याद हो जाएगा माल्टो, के से याद हो जाएगा क्रूक। माल्टो यानी ये ट्राइबल एरिया जो बंगाल के हैं और उड़ीसा के हैं, तो एक तरह से ट्राइबल लैंग्वेज हो गई। क्रूक बिहार और एमपी, बंगाल, उड़ीसा यहाँ पर बोली जाती है। तो एक तरह से ये ट्राइबल लैंग्वेजेस हो गई जो कुछ कुछ हिस्से में नॉर्थ में बोली जाती हैं। देन सेंट्रल पार्ट में आप देखोगे तो तेलुगु है, प्लस इसके अलावा 10 और ट्राइबल लैंग्वेज हैं जो द्रविडियन में आती हैं। तेलुगु को बोला जाए तो ये लार्जेस्ट है सारी द्रविडियन लैंग्वेज में, तो सबके साथ कुछ कुछ अटैच हो गया। केरला की मलयालम ये स्मॉलेस्ट और यंगेस्ट है द्रविडियन लैंग्वेज में। तमिल ये ओल्डेस्ट है। तेलुगु ये लार्जेस्ट है, सबसे छोटी, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी। इस तरह से हमने डिवीजन से एसोसिएट कर दिए। अब क्वेश्चन ये है भाई कि इंडो आर्यन और द्रविडियन लैंग्वेज अगर 99% पॉपुलेशन इसी को बोलती है, तो आप बेसिकली डिफरेंस तो बताओ इंडो आर्यन और द्रविडियन लैंग्वेज में क्या है। तो देखो 2 चीज़ों का डिफरेंस है। एक तो ये है कि इंडो आर्यन और द्रविडियन लैंग्वेज के जो रूट वर्ड्स हैं वो ही अलग हैं, तो भाषा ही बदल गई अगर रूट वर्ड ही अलग है तो। दूसरा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी अलग है। अगर आप इंडो आर्यन को देखोगे तो इसमें शब्दों को बदला कैसे जाता है, प्रत्यय लगा के, जैसे एंडिंग जो है ये स्पेलिंग बदल जाती है। आप किस तरह से ग्रामेटिकली यूज़ कर रहे हो शब्द को सेंटेंस में, उसके बेसिस पे उसकी स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। लेकिन द्रविडियन लैंग्वेज में नहीं चेंज होती है। आप कैसे भी उसको यूज़ करो, रूट वर्ड्स को सिंपली कंबाइन कर दिया जाता है बगैर स्पेलिंग चेंज किए। तो द्रविडियन में सिर्फ रूट वर्ड्स कंबाइन हो जाते हैं, जबकि इंडो आर्यन में क्या होता है, वर्ड्स की स्पेलिंग ही बदल जाती है बेस्ड ऑन देयर ग्रामेटिकल यूज़। तो ये 2 डिफरेंस हैं। एनीवे ये हमने देख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट आती हैं आपकी कि साइनो तिब्बतन माइनर लैंग्वेजेस जो 1% पॉपुलेशन बोलती है पहाड़ पे और पहाड़ के नीचे। साइनो तिब्बतन पे पहले आते हैं। साइनो तिब्बतन, ऑस्ट्रिक और अदर्स। तो साइनो तिब्बतन की अगर आप बात करोगे तो नाम से ही समझ में आ रहा है तिब्बत वाला एरिया। तिब्बत अभी कहाँ पे है? चाइना उस वाले रीजन से कौन आए थे? मंगोल आए थे। तो अपने साथ अपनी भाषा लाएंगे। तो साइनो तिब्बतन जो है ये मंगोलॉइड फैमिली को बिलोंग करती है। ठीक है। अब साइनो तिब्बतन मैंने बताया पहाड़ पे और पहाड़ के नीचे। तो पहाड़ पे साइनो तिब्बतन बोली जाती है, मतलब जो भी हिमालयाज से जुड़े हुए एरियाज़ हैं आपके स्टेट के, वहाँ पे साइनो तिब्बतन लैंग्वेज बोली जाएगी। तो हिमालय से जुड़े कौन कौन से एरियाज़ हैं? अब देखो आपका वैसे तो यूपी से शुरू होता है, लेकिन यूपी छोड़ दो, आप बिहार से आगे बढ़ो। बिहार हो गया, फिर बिहार के बगल में आप देखोगे तो वैसे सिक्किम आता है, पर सिक्किम को छोड़ दो। फिर आसाम आ गया, आसाम के बाद फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो यहाँ आपके साइनो तिब्बतन लैंग्वेज बोली जाती हैं। और साइनो तिब्बतन लैंग्वेज को बेसिकली आपको देखना है तो आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। अब भाई ये बहुत ही आसान है, नाम से ही समझ में आ रहा है साइनो तिब्बतन। तो एक साइनो से हो जाएगी सियामीज़ चाइनीज़, और तिब्बतन से हो जाएगा तिब्बतो बर्मन। मतलब यही नाम से ही समझ में आ जाता है, साइनो से सियामीज़, तिब्बतन से तिब्बतो। तो एनीवे तिब्बतो बर्मन में आपकी क्या आती हैं? 4 ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस आती हैं। इसको भी याद करना बड़ा ही आसान है। नाम में क्या है? तिब्बत। तो तिब्बतन हो गई, हिमालयन, नॉर्थ असम, असम बर्मीज़, कुकीचिन। तो ये सब क्या है? हिमालय से एसोसिएटेड एरियाज़ हैं। तिब्बत भी हिमालय के पास है, हिमालयन ऑटोमेटिकली हो गई। असम का नॉर्थ वाला हिस्सा भी उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। और सियामीज़ चाइनीज़ की बात करोगे तो अहोम भाषा हो गई वहाँ की। इसके बाद अगला क्या आता है? अगला आता है पहाड़ पे, पहाड़ के नीचे। पहाड़ के नीचे यानी बिहार और झारखंड, यहाँ पे बोली जाती हैं ऑस्ट्रिक भाषाएं, कुछ कुछ पैचेस में, हर जगह नहीं। ठीक है। तो अब देखते हैं तो ऑस्ट्रिक भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं? ईस्टर्न पार्ट में। अब बिहार और झारखंड ईस्ट में ही तो है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी। ईस्टर्न पार्ट में कौन सी भाषा बोली जाती है? संथाली। अगर आप देखोगे बिहार, झारखंड, बंगाल में, तो यहाँ संथाली भाषा बोली जाती है। तो ये 4था ग्रुप हो गया। और 5वां ग्रुप हो गया अदर्स। अदर्स में क्या होता है? अदर्स में जो कई द्रविडियन ऐसी लैंग्वेज है जो आदिवासी इस्तेमाल करते हैं, तो द्रविडियन आदिवासी लैंग्वेजेस अदर्स में आ जाती हैं। जैसे गो यानी जी से हो गई गोंडी, और ओ से हो गया ओरांव। तो यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो गए क्या? ये जो हमने 5 ग्रुप में भाषाओं को बांट दिया इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि इन्हीं भाषाओं में से हमने कुछ भाषाओं को स्पेशल स्टेटस दे दिया है, तो उनको देखते हैं। तो आउट ऑफ दीज लैंग्वेजेस हमने 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस चुनी है, जिसे 8वें शेड्यूल में डाला है। 6 क्लासिकल लैंग्वेज चुनी है, लेकिन नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है हमारी। तो पहले 22 ऑफिशियल लैंग्वेज को देखते हैं। अच्छा, अब ऑफिशियल लैंग्वेज में जैसे मैं बता चुका हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, स्टेट गवर्नमेंट की कौन सी है। तो इन 22 ऑफिशियल लैंग्वेज का यही यूज़ है कि इन 22 में से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो यूज़ कर सकती हैं, उसके अलावा भी कर सकती हैं, लेकिन इन 22 को यूज़ कर सकती हैं वो।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन 22 में से उठा ली हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में, और उन्होंने बोला कि लिंग्वा फ्रांका के रूप में हम यूज़ कर लेंगे इंग्लिश को, क्योंकि आपके 28 स्टेट्स जो हैं वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो कोई एक कॉमन लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए ना, विच एक्ट्स एज लिंग्वा फ्रांका मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो इंग्लिश चूज़ कर ली सेंट्रल गवर्नमेंट ने। फिर स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया गया कि भैया आपको चाहिए तो आप इन 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में से कोई एक चूज़ कर लो, और मन नहीं मान रहा है तो आप कोई और भाषा भी ले लो, ठीक है। अब कोई और भाषा के एग्जांपल आप देखो, जैसे पुडुचेरी है, पुडुचेरी ने फ्रेंच ले लिया। फ्रेंच 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में से थोड़ी है। नागालैंड और मेघालय उन्होंने इंग्लिश अडॉप्ट कर दी। इंग्लिश भी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में से एक नहीं है, राइट। इंग्लिश को बस इसीलिए इंपॉर्टेंस है इंडिया में क्योंकि इट एक्ट्स एज लिंग्वा फ्रांका, ठीक है, ब्रिज या फिर कॉमन लैंग्वेज है जिसमें कि आपके कंट्री के अलग अलग स्टेट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। एनीवे, तो अब क्वेश्चन उठता है कि भैया ये जो आप बोल रहे हो 22 लैंग्वेजेस, ये हैं कौन कौन सी? तो इनिशियली आपके पास 14 ही ऑफिशियल लैंग्वेज थी, लेकिन उसके बाद फिर 3 अमेंडमेंट हुए जिससे आपकी 8 ऑफिशियल लैंग्वेजेस और जुड़ गई। तो अब देखते हैं इनके नाम कैसे याद रखे जाएंगे। तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। 22 से क्या याद होगा? देखो बताता हूँ मैं क्या याद होगा। 22 में से एक घटाया 21 आया, 21 में 50 जोड़ा 71 आया, 71 और 21 जोड़ा 92 आया। तो आपका 21st, 71st और 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं जिनके थ्रू 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। जो 21st है, 21 को हिंदी में बोलते हैं 21, 21 सा पे ख़त्म होता है, सा से याद हो जाएगी सिंधी भाषा। 71st क्या है? कॉमन है, ठीक है। कॉमन कैसे है? 21 में 50 जोड़ने पर भी 71 आ रहा है और 71 में 21 जोड़ने पर भी 92 आ रहा है, मतलब 71 दोनों के साथ एक एक बार आ रहा है, तो ये कॉमन हो गया। तो कॉमन, अब इसको हिंदी में क्या होगा? का मा ना। का से हो जाएगी कोंकणी, माँ से हो जाएगी मणिपुरी, ना से हो जाएगी नेपाली, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इसको भी जोड़ा गया। फिर 92nd, अब इससे निमोनिक ये है कि 90 साल 92 साल की उम्र में लड़के बदमाश हो जाते हैं, ठीक है। तो बदमाश यानी BDMS, तो बी से हो जाएगा बोडो, डो पे ख़त्म हुआ, डी से हो गई डोगरी, एम से हो गया मैथिली, और इसी से राइमिंग कर गई एस से संथाली। बस ये हो गई आपकी 8 वो लैंग्वेज, 1, 3, 1, 4 और 4, 8, ये 8 लैंग्वेजेस जो अमेंडमेंट के थ्रू जुड़ी। लेकिन 14 लैंग्वेज तो इनिशियली ही प्रेजेंट थी, वो 14 कौन सी हैं उसके लिए निमोनिक क्या है? तो 22 से आपको ये अमेंडमेंट वाली याद हो गई, ऑफिशियल से आपको 14 याद हो जाएंगी। ऑफिशियल यानी ऑफिसर, ऑफिसर कौन है? हमारे काका, जो कि BPCL में काम करते हैं हमारे काका, और काका भाई बहुत उड़ते हैं वो। एनीवे, तो उसका निमोनिक क्या है? कौन से काका? मेरे काका। कहाँ उड़ते हैं वो? एक गुप्त बंगले में उड़ते हैं, लेकिन वो यहाँ तो कई गुप्त बंगले हैं। कौन से गुप्त बंगले में? उस गुप्त बंगले में। तो मेरे काका उस गुप्त बंगले में उड़ते हैं, इस निमोनिक से आपको याद हो जाएगा। कैसे? मेरे काका, माँ से है मराठी, रे को छोड़ दो आप, काका, का पहले का से कन्नड़, दूसरे का से कश्मीरी, मेरे काका, उस, ऊ से उर्दू, सा से संस्कृत, गुप्त, गू से गुजराती, पा से पंजाबी, ता से तमिल, बंगले, बंगले से याद हो जाएगा बंगाली, में से याद हो जाएगा मलयालम। मेरे काका उस गुप्त बंगले में उड़ते हैं, ऊ से हो जाएगा उड़िया, ड़ा से हो ऊ से हो गया उड़िया, ता से हो गया तेलुगु, हैं से हो गया हिंदी। अब उड़ते हैं तो कहाँ उड़ेंगे भाई? उड़ के आसमान में ही तो जाएंगे, तो आसमान से याद हो जाएगी असामीज़। हो गई ये 14। अब ऐसे मन नहीं माने तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के रूप में। अब साउथ से शुरू करते हैं। तो साउथ की कौन कौन सी 14 ऑफिशियल लैंग्वेज है? अब ये 4 आपकी क्लासिकल में भी आती हैं और ये 4 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में भी आती हैं। केरला में क्या हो गई आपकी? मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, और कर्नाटक में कन्नड़। ये 4 ख़त्म। अब आप आ जाओ नॉर्थ में। नॉर्थ में ऊपर जम्मू कश्मीर है तो कश्मीरी, उसके नीचे पंजाब है तो पंजाबी, उसके बाद HP, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इनको छोड़ दो। फिर इधर आए आप यूपी में। उत्तर प्रदेश में आपकी हिंदी और उर्दू दोनों बोली जाती है, संस्कृत भी बोली जाती है, तो ये नॉर्थ ख़त्म। वेस्ट में अगर जाओगे तो राजस्थान और गुजरात, राजस्थानी है नहीं, गुजरात की गुजराती है और महाराष्ट्र की मराठी है। ईस्ट में आ जाओ आप। ईस्ट में आपका क्या है? वेस्ट बंगाल है तो बंगाली, उसके नीचे उड़ीसा है तो उड़िया, और फिर 7 सिस्टर्स जो हैं उसमें फिर आसामीज़। तो ये 14 हो गई, ये 8 हो गई, ये 22 हो गई हैं आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो आपको ये भी याद हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि भैया ये तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, आपकी 6 क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी बात कर रहे थे, दिमाग ख़राब कर रहे थे? तो देखो, आपकी जो 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं उसमें से 4 तो सीधे सीधे आपकी साउथ की लैंग्वेज हो गई। कौन सी? केरला की मलयालम, तमिलनाडु की तमिल, आंध्र प्रदेश की तेलुगु और कर्नाटका की कन्नड़। इन चारों को मिला है
क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस। इसके अलावा 2 और हैं, एक नॉर्थ से चुनी है, नॉर्थ से ऑब्वियसली किसको चुनोगे, सबसे ज़्यादा पुरानी लैंग्वेज जो इंडिया की है संस्कृत, और सेंट्रल से चुन ली उड़िया को। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भैया जो आपके 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी उनका तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूज़ कर लेती हैं ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, तो ये 6 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने का ज़रूरत क्या है और फ़ायदा क्या है। तो पहले तो ये है कि इन्हीं 6 लैंग्वेजेस को क्यों दिया गया दर्जा। तो एक क्राइटेरिया है क्लासिकल लैंग्वेज बनने के लिए। क्राइटेरिया क्या है, ऐसी लैंग्वेज जिसे आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, इतनी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया निमोनिक, तो अवॉइड ही नहीं कर सकते। अवॉइड से क्या याद हो जाएगा, ए यानी एंटीक लिटरेचर हो जिसका 1500 से 2000 साल पुराना। वी वैल्यूएबल हेरिटेज होनी चाहिए, ठीक है। ओ ओरिजिनल होनी चाहिए, किसी से उधार ना मांगा हो, आई छोड़ दो। डी से क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, क्लासिकल लैंग्वेज मॉडर्न लैंग्वेज से डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो अवॉइड ही नहीं कर सकते, इतनी इंपॉर्टेंट अगर लैंग्वेज है तो उसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है, चलो ठीक है क्लासिकल दे दिया है, अब कोई लैंग्वेज क्यों चाहे कि वो क्लासिकल बने, उसको फ़ायदा क्या होगा। तो फ़ायदा ये होगा कि अगर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल का दर्जा मिल गया तो स्कूल मिलेगा, स्कूल में पढ़ के लोग जॉब करने जाएंगे, जॉब अच्छी करेंगे तो अवार्ड मिलेगा। ये निमोनिक था। पहली चीज़ क्या है, स्कूल। स्कूल से क्या याद आएगा कि अगर कोई लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला तो उसके लिए एक इस्टेब्लिश किया जाएगा इंस्टीट्यूशन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज़, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है, जॉब और अवार्ड। तो अब जैसे किसी को क्लासिकल लैंग्वेज डेजिग्नेट कर दिया तो उस क्लासिकल लैंग्वेज में वो स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंस जो हैं, जिन्होंने महापंडित हैं उस भाषा के, उनके लिए क्या एडवांटेज है। एक तो जॉब यानी जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे कुछ प्रोफेशनल चेयर्स उनके लिए रख दी जाएंगी, प्लस अच्छा काम किया तो अवार्ड भी मिलेगा। क्या अवार्ड मिलेगा, हर साल 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलेंगे वैसे स्कॉलर्स को, ठीक है। तो ये आपने देख लिया क्या, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, 6 क्लासिकल लैंग्वेज, और भारत की नेशनल लैंग्वेज तो कोई है नहीं। तो ये पढ़ना ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, लिखना। तो लिखने को अब थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो देखो भाई, एंशंट लिखना यानी स्क्रिप्ट्स। तो एंशंट स्क्रिप्ट्स कौन कौन सी हैं इंडिया की। पहले तो क्वेश्चन ये होता है कि स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है। स्क्रिप्ट का मतलब होता है बेसिकली राइटिंग सिस्टम। राइटिंग सिस्टम इज़ व्हाट, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी मतलब टू रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ स्पोकन लैंग्वेज बाय यूजिंग स्पेसिफिक मार्क्स ऑन अ मीडियम। पेपर हो सकती है, रॉक हो सकती है। मतलब यही है, जो आप बोल रहे हो अगर उसको लिख के समझाना है तो सबको बताना पड़ेगा ना कि अगर मैं इस तरह से खींच दूँ तो इसे खा समझ लेना, इस तरह से खींच दूँ तो इसे खा समझ लेना। तो वही जो भाषा आप बोलते हो उसको जब हम स्पेसिफिक मार्क से किसी मीडियम के ऊपर भाई इस तरह से खिंचाओगे, पेपर पे, ज़मीन पे कहीं लिखोगे ना, तो मीडियम हो गई। तो इसी को राइटिंग सिस्टम या ऑर्थोग्राफी बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इंडिया में स्क्रिप्ट्स कितने टाइप की हैं। तो अब एनालाइज़ कर लेते हैं हम थोड़ा सा स्क्रिप्ट को। तो हमने ये समझ लिया कि भैया स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है। तो अब देखते हैं कितने टाइप की स्क्रिप्ट होती हैं। तो स्क्रिप्ट को याद रखने का बहुत ही आसान सा तरीका है आपका। पहले तो आप लॉजिकली याद रख सकते हो यार, क्या है कि आप बिल्कुल हिस्टोरिकली चलोगे तो क्या होगा कि सबसे पहले हमारे पास क्या आई थी, लिथिक एजेस आई थी। लिथिक एज के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आई थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किस स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे अपनी बातचीत को लिखने के लिए, इंडस स्क्रिप्ट का, ठीक है। इंडस स्क्रिप्ट ख़त्म हुई। इंडस स्क्रिप्ट के ख़त्म होने के बाद क्या हुआ, फिर इंडिया में आया क्या, हिंदुज़म। ऋग वैदिक एज, या कहें तो वैदिक एज आई थी आपकी। तो वैदिक एज में क्या था, जिसे पहले सनातन धर्म के नाम से जाना जाता था, अभी उसको किस धर्म के नाम से जाना जाता है, अब हिंदुज़म बोल दिया गया है। तो हिंदुज़म में क्या है, हिंदुज़म में आपके ब्राह्मण लोग होते हैं। तो ब्राह्मण यानी उस टाइम पे जो स्क्रिप्ट यूज़ की गई, ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ की गई। अब फिर फर्दर चीज़ें आगे बढ़ती गई। एक ऐसा टाइम आया है जब इंडिया से आपका क्या है, पहले तो एक सब कॉन्टिनेंट होता था, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, लेकिन बाद में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान अलग हो गए। तो ये जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाला रीजन है उसको गांधार रीजन बोला जाता है। वहाँ पे जिस स्क्रिप्ट पे लिखा जाता था, ठीक है, वो खरोष्टी थी। तो ये आसानी से याद हो गया मुझे लगता है आपको। पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन आई तो वहाँ के लोग इंडस स्क्रिप्ट में लिखते थे। फिर उसके बाद इंडिया आया तो इंडिया में क्या है, फिर वैदिक एज आई तो हमारे यहाँ हिंदूज़ थे, हिंदुज़म आया। हिंदुज़म में क्या होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट आई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। बाद में इंडियन सब कॉन्टिनेंट से अलग हो गया आपका पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाला रीजन। तो यहाँ इस रीजन को बोला जाता है गांधार, और यहाँ के लोग खरोष्टी स्क्रिप्ट का यूज़ करके लिखते थे। अब निमोनिक अगर आप याद रखोगे तो निमोनिक आप ऐसे याद रख सकते हो कि निमोनिक आप ये याद रख सकते हो कि स्क्रिप्ट के बिना काम नहीं होगा। तो स्क्रिप्ट के बिना से क्या याद हो जाएगा, बी से याद हो जाएगी ब्राह्मी स्क्रिप्ट, बी के बाद आया आई से याद हो गया इंडस स्क्रिप्ट।
तो बिना काम नहीं होगा, काम का से हो जाएगा आपका खरोष्टी स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट के बिना काम नहीं होगा, ब्राह्मी, इंदस और खरोष्टी आप ऐसे भी याद रख सकते हो। एनीवे, अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इसको जैसे आपको संस्कृत भाषा है ना जिसको मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस बोला जाता है, उसी तरह लिखावट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो स्क्रिप्ट है वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इसको बोला जाता है मदर ऑफ ऑल स्क्रिप्ट्स, क्योंकि जो भी हमारी एंशियंट मॉडर्न स्क्रिप्ट्स हैं इंडिया की, वो सारी की सारी ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही पैदा हुई है। जैसे संस्कृत से कई भाषाओं आई हैं, उसी तरह स्क्रिप्ट्स, ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ढेर सारी स्क्रिप्ट आई हैं इंडिया की, चाहे एंशियंट हो या मॉडर्न स्क्रिप्ट हो। ब्राह्मी स्क्रिप्ट की खासियत ये है कि इसे लेफ्ट से राइट लिखा जाता है, हम ऐसे ऐसे लिखते हैं इसको। खरोष्टी स्क्रिप्ट को यहीं पे देखोगे तो खरोष्टी स्क्रिप्ट क्या है, अब इंडिया के बगल में ही तो है पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो अगल बगल बहनें रहती हैं। तो खरोष्टी क्या है, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट की सिस्टर ही बोल सकते हो आप, सिस्टर स्क्रिप्ट ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इसको जैसा मैंने बताया एंशियंट गांधार क्या है, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला रीजन, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता था। देखो भाषा वही है संस्कृत और प्राकृत, लेकिन इसको ये लोग खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखते थे और उसी भाषा को संस्कृत संस्कृत को ये लोग ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखते थे। एनीवे, तो अब जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसे लेफ़्ट से राइट में लिखा जाता है और जो खरोष्टी उसे राइट से लेफ़्ट में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो जो हमारे काम की है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, उसी को एक्सप्लोर करते हैं बिकॉज इट इज़ मदर ऑफ ऑल स्क्रिप्ट्स। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट आपकी दो टाइप में डिवाइडेड है, एक नॉर्दर्न स्क्रिप्ट नॉर्थ इंडिया में जो यूज़ होगी, और एक सदर्न। तो नॉर्दर्न ब्राह्मी, सदर्न ब्राह्मी। नॉर्दर्न ब्राह्मी की बात करते हैं, तो नॉर्थ में कौन थे, आपके गुप्ता रूलर्स थे, तो गुप्ता स्क्रिप्ट आ जाएगी। साउथ में अगर आप देखोगे तो साउथ का हिसाब किताब हमेशा से आसान रहा है, वही 4 स्टेट केरला, तमिलनाडु, एपी, कर्नाटका हैं। उन्हीं की लैंग्वेज को हमको देखना है कि उनकी लैंग्वेज किस किस स्क्रिप्ट में यूज़ की है, तो उस पर आएंगे। पहले देखते हैं गुप्ता स्क्रिप्ट को। तो गुप्ता स्क्रिप्ट जो नॉर्थ में है, नॉर्थ में भाषा कौन सी थी भाई, संस्कृत थी। तो संस्कृत को लिखने के लिए आप स्क्रिप्ट का यूज़ करोगे नॉर्थन ब्राह्मी को, जिसे गुप्ता स्क्रिप्ट बोला जाता है। गुप्ता काल को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि गुप्ता के ही पीरियड को गोल्डन एज बोला जाता है हमारे इंडिया को। जो बोला जाता है कि इंडिया सोने की चिड़िया था, वो गुप्ता में ही था, गुप्ता एज में ही, क्योंकि इसी में लिटरेचर का विकास हुआ था, ट्रेड का विकास हुआ था, आर्ट एंड कल्चर का विकास हुआ था। तो लिटरेचर को इसीलिए हम यहाँ से बता रहे हैं। तो नॉर्थ में नॉर्दर्न ब्राह्मी में मतलब क्या है, जो संस्कृत है उसको नॉर्दर्न ब्राह्मी का यूज़ किया जाता था गुप्ता स्क्रिप्ट में। अब इसी गुप्ता स्क्रिप्ट से निकली 3 और स्क्रिप्ट्स। कौन कौन सी वो 3 स्क्रिप्ट्स हैं, उसको याद करना कैसे है कि गुप्ता स्क्रिप्ट से 3 स्क्रिप्ट निकली। जब जुदा हो रही थी गुप्ता स्क्रिप्ट से तो उन्हें बड़ा दुख हो रहा था, तो वो इतना दुख हुआ इन स्क्रिप्ट्स को गुप्ता स्क्रिप्ट से निकलने में कि वो सिसकने लगी। सिसकने से क्या याद होगा, सी सिद्धम, स सरद, ने नागरी, सिद्धम सरद नागरी, सिसकना, सिद्धम सरद नागरी। तो सिद्धम स्क्रिप्ट, सरद स्क्रिप्ट, नागरी स्क्रिप्ट। तो सिद्धम स्क्रिप्ट जब गुप्ता स्क्रिप्ट से पहले निकली सिद्धम स्क्रिप्ट, तो आसामीज़, बंगाली, इनकी स्क्रिप्ट जो है सिद्धम से निकली है। फिर सी सकना, सा से हो गया सरद स्क्रिप्ट। अब सरद स्क्रिप्ट क्या है, ईस्ट में आपका यूज़ हो गया सिद्धम स्क्रिप्ट, मतलब वो आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले क्या था, गुप्ता एम्पायर था पूरा नॉर्थ में, इन्होंने गुप्ता स्क्रिप्ट यूज़ की, फिर इनसे 3 स्क्रिप्ट अलग हुई, सिसक के अलग हुई, बहुत ही दुख मनाया उन्होंने। ठीक है, क्योंकि गोल्डन एज से दूर हो रही है ना, तो कहाँ कहाँ अलग हुई, एक गई ईस्ट में, एक गई वेस्ट में और एक गई नॉर्थ में। तो ईस्ट सी सिद्धम, वेस्ट स सरद, नॉर्थ नागरी। ठीक है, तो सिद्धम आ गई ईस्ट में, तो ईस्ट में क्या है आपका, बंगाल है, आसाम है, तो आसामी और बंगाली उनको लिखना है तो वो सिद्धम स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। वेस्ट की बात करोगे तो वेस्ट में हो गई सरद स्क्रिप्ट। तो वेस्ट में कौन है, पंजाब है आपका, तो पंजाबी लोग गुरमुखी स्क्रिप्ट जो लिखते हैं वो सरद स्क्रिप्ट में ही होती है। एग्जाम्पल गुरु ग्रंथ साहिब जो है गुरमुखी में, वो इसी में लिखा जाता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, सिसक ना से याद हो गया नागरी स्क्रिप्ट। तो आप नॉर्थ में देखो देवनागरी स्क्रिप्ट है, तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हिंदी। हिंदी के अलावा भी 120 लैंग्वेज हैं करीब जो कि देवनागरी में ही लिखी जाती हैं। एग्जांपल मराठी हो गया, सिंधी हो गया। एनीवे, तो ये हो गए हमारे गुप्ता स्क्रिप्ट, जिनसे 3 स्क्रिप्ट निकली, सिसकना पड़ा उनको निकलते हुए। देन आ गई सदर्न ब्राह्मी। सदर्न ब्राह्मी साउथ इंडिया में वही 4 स्टेट हैं, केरला, तमिलनाडु, एपी, कर्नाटका। तो क्वेश्चन ये है कि इनकी जो लैंग्वेज है उसको किस स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। तो मलयालम को किस में लिखा जाता है, मलयालम बिल्कुल नई है। ठीक है, तो मलयालम में क्या है, कोई ग्रंथ नहीं है, तो उन्होंने, बहुत नई लैंग्वेज है तो उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट को ही ग्रंथ स्क्रिप्ट में लिख दिया। देन तमिलनाडु, तमिल लैंग्वेज जो है उसको किस स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, तो तमिल जो आपको देखोगे तो श्रीलंका में भी जो ले जाती है, और श्रीलंका का प्लेयर है मरवन अट्टा पट्टू। तो इनमें अट्टू पट्टू इस टाइप के ही नाम होते हैं। तो तमिल को किस स्क्रिप्ट में लिखा जाता है,
वाटेलुट्टू, अट्टापट्टू से राइम करता है वाटेलुट्टू, तो वाटेलुट्टू स्क्रिप्ट में। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, इनके बीच बड़ी यूनिटी है यार, शायद विजयनगर एम्पायर का काम होगा ये। एनीवे, तो आंध्र प्रदेश की तेलुगु और कर्नाटक की कन्नड़ दोनों एक ही स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, के से कन्नड़ और के से कदम्ब स्क्रिप्ट। बस बाकी आप देखोगे तो जब एक वक्त अशोक का काल था तब तो साउथ ईस्ट एशिया में भी हम डोमिनेट करते थे, तो सदर्न ब्राह्मी फिर साउथ ईस्ट एशिया में भी फैल गई। आप बर्मा, कंबोडिया, फिलीपींस जाओगे तो हमारी स्क्रिप्ट वहाँ पे भी यूज़ की जा रही है। तो इस तरह से हो गया पढ़ना में हमने पहले लैंग्वेज को 5 ग्रुप में डिवाइड किया, फिर इन लैंग्वेज में से कुछ लैंग्वेज को चुन लिया, 22 वो ऑफिशियल लैंग्वेज, 6 हो गई क्लासिकल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज कोई है नहीं। तो ये ख़त्म हो गया पढ़ना। लिखना में हमने स्क्रिप्ट देख ली। स्क्रिप्ट बेसिकली 3 टाइम की, शुरू में इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर जो मेन इंडिया है वहाँ पे हिंदुज़म, ब्राह्मण रहते थे इसलिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट, फिर इसमें से पाकिस्तान अफगानिस्तान अलग हो गया जो कि गंधार रीजन कहने लगा, वहाँ पे खरोष्ती स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट ही हमारी मेन है इंडिया के लिए, मदर ऑफ ऑल स्क्रिप्ट्स है। तो ब्राह्मी से 2 टूटेगी। नॉर्थ में हमारे क्या था, गोल्डन एरा जो था लिटरेचर का वो था गुप्ता, इसीलिए गुप्ता स्क्रिप्ट। साउथ में सदर्न स्क्रिप्ट। गुप्ता से फिर 3 स्क्रिप्ट जब जुदा हुई तो सिसकने लगी वो, तो गुप्ता फर्दर टूट जाता है। सिद्धम सी, सा सरद, सिसकना ना से नागरी स्क्रिप्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। एनीवे, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट इंडियन लैंग्वेज।